अब हम चलते हैं और अब हम अपना नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये चैप्टर आपका न्यूमेरिकल है। ये चैप्टर सारे का सारा आपका न्यूमेरिकल बेस्ड है, ये आपने याद रखनी है। दिस इज अ कंप्लीट न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर जो क्या करेंगे, जो आप इसको लेकर चल रहे होंगे। तो सर इसको फिर ध्यान से कीजिएगा। मैंने आप लोगों से ना एक एनटीआर का फॉर्मेट बनवाया था। ये वाला फॉर्मेट था, अगर आपको याद हो। आपको याद होगा एट दैट टाइम हमने डिस्कस किया था कि हमारे एग्जाम की दो रिक्वायरमेंट्स होती हैं। एक टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करना, और दूसरी क्या होती है, टैक्स कितना पे करेंगे वो हमने देखना है। अब ये फॉर्मेट था, और इस फॉर्मेट में जो आपका ये वाला एरिया था ना, ये वाला एरिया, एक हमने इसको डिस्कस करना है, और अब जो है वो हमने इसको डिस्कस करना है। ये दो चीजें जो है वो हमारी रह गई थी। इसको अगर हम डिस्कस कर लें तो हमारी फॉर्मेट्स जो हैं वो एंटायरली कंप्लीट हो जाएंगे, एंड वी विल बी एबल टू सॉल्व द न्यूमेरिकल। हम क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल जो हैं उन्हें क्या कर सकेंगे, आसानी से सॉल्व कर सकेंगे। तो ये फॉर्मेट जो हमने एट दैट टाइम डिस्कस किया था, मेरे ख्याल से अब आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को सैलरी जो है वो कैलकुलेट करनी आती है, आप लोगों को प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी आती है, आप लोगों को कैपिटल गेन्स जो है वो कैलकुलेट करना आता है, आप लोगों को अदर सोर्स जो है वो भी क्या आता है, कैलकुलेट जो है वो करना आता है। तो टोटल इनकम जो है अब आपको समझ आती होगी कि एनटीआर, सेपरेट ब्लॉक और एफटीआर को जमा करें तो हमारे पास क्या आती है, टोटल इनकम जो है वो आ रही होती है। इज इट क्लियर? हाँ भाई, इज डेट क्लियर? अब हम चलते हैं वापस, इस पर आते हैं पेज पे, कि हमने यहाँ पे क्या देखना है। हमने यहाँ पे डिडक्टेबल अलाउंसेस और रिबेट्स को कैलकुलेट करना है। अब सबसे पहले बात है कि डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं, हम उनको देखते हैं। सबसे पहले इसको देखेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस क्या होते हैं। हम सबसे पहले जो है हम उनको डिस्कस करेंगे। देखें, वो एक्सपेंसेस जो हम अपने टोटल इनकम में से रिड्यूस करवा रहे होते हैं, वो एक्सपेंसेस जो हम अपनी टोटल इनकम में से रिड्यूस करवा रहे होते हैं, उनको हम क्या कहते हैं, डिडक्टेबल अलाउंसेस कहते हैं। अब इधर वापस देखिएगा, ये स्क्रीन है, ये मेरी टोटल इनकम है। इस टोटल इनकम में से जो लेस करवाऊंगा इनको हम क्या कहेंगे, डिडक्टेबल अलाउंसेस कहेंगे। क्या कहेंगे इनको हम, डिडक्टेबल अलाउंसेस कहेंगे। बिकॉज किस में से, रिमेंबर, डिडक्टेबल अलाउंसेस हमेशा किस में से लेस होंगे, ये हमेशा टोटल इनकम में से लेस होंगे। किस में से लेस होंगे, ये हमेशा टोटल इनकम में से लेस होंगे। चीज़ आपने याद करनी है। और उसके बाद अगर हम देखें तो टैक्स क्रेडिट या रिबेट्स क्या होते हैं। अगर टैक्स क्रेडिट या रिबेट करें, वो चीज़ें जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी में कमी आए। क्या, वो चीज़ें जिससे हमारी टैक्स लाइबिलिटी में कमी आए उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम टैक्स क्रेडिट्स या रिबेट्स जो है वो कह रहे होते हैं। क्या कहलाते हैं वो, टैक्स क्रेडिट्स या रिबेट्स जो हैं वो कहला रहे होते हैं। तो व्हाट आर डिडक्टेबल अलाउंसेस, जिनको हम टोटल इनकम में से लेस करवाएंगे, एंड व्हाट आर टैक्स क्रेडिट्स, जिनको हम किस में से लेस करवाएंगे, जिनको हम टैक्स लाइबिलिटीज में से लेस करवाएंगे, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम ये कह रहे होते हैं। अगर हम डिडक्टेबल अलाउंसेस की बात करें तो इसमें आएंगे हमारे पास ज़कात, वर्कर वेलफेयर फंड, वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेशन फंड, और डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल पर्पज आ जाएंगे। अगर हम रिबेट की बात करें तो उसमें आ जाएगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट आ जाएगा, डोनेशंस आ जाएंगी, अप्रूव पेंशन फंड आ जाएगा, पॉइंट ऑफ सेल मशीन आ जाएगी, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स जो हैं वो इसमें आ रहे होंगे। इज दैट क्लियर? ये वाला ना इसको पढ़ें। ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको आता है कि भाई सीक्वेंस क्या है। ये इसी सीक्वेंस में आप क्या करते हैं, आप अपने रिबेट जो है वो क्लेम कर रहे होते हैं। मैं पढ़ लिया, क्लियर है ये सीक्वेंस। पास्ट पेपर में सिर्फ सीक्वेंस का सवाल है, 4 नंबर का और 1 नंबर का।
ये बताएं हम टैक्स क्रेडिट किस सीक्वेंस में क्लेम करते हैं। हाँ भी क्लियर है। तो जब हमने अब आना है ना, आपके पास पेज भी होगा, बुक भी होगी, और आपने यहाँ से आना है, यहाँ से आना है आपने। देखिए जी, सबसे पहले हम देखेंगे, और हमने सबसे पहले क्लेम करना है एनटीआर। एनटीआर की इनकम जो है हम सबसे पहले वो निकालेंगे, और कैसे निकालनी है मैंने आपको यहाँ पे एनटीआर की इनकम निकालना सिखाई हुई है। जब आप वो एनटीआर की इनकम निकाल लेंगे, उसके बाद चलेगी कहानी हमारे पास आगे। उसमें से हम लेस करवाएंगे डिडक्टेबल अलाउंसेस। सबसे पहले आएगा ज़कात, जो हम पे करेंगे अंडर ज़कात एंड ऑर्डिनेंस, वो आएगी। फिर कंट्रीब्यूशन टू वर्कर वेलफेयर फंड और कंट्रीब्यूशन टू वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड, इसको हम लेस करवाएंगे। और फिर आ जाएगा डिडक्टेबल अलाउंसेस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस, इसको हम लेस करवाएंगे। अच्छा, ये जो है ना, ये दो चीज़ें, ये दो चीज़ें तो हमारे लिए बड़ी आसान है। क्यों? इसकी कोई थ्योरी शेरी कोई रूल शूल याद नहीं करने, पेपर में आज तक आपके लेवल पे नहीं आई। अगर पेपर में कभी गलती से भी गलती हो गई और आपके लेवल पे ये आ गई, तो सिंपल दिया होगा कंट्रीब्यूशन, आपने से क्या करवाना है, लेस करवाना है। क्या करवा देना है आपने, इसको लेस करवा देना। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी वेरी सिंपल। लेकिन आता नहीं है, इसके रूल्स नहीं है। अच्छा, एक चीज आप नोट कर रहे हैं, 60, 60A, 60B, 60D सेक्शंस हैं। आप इसको इसी सीक्वेंस में लेस करवाएंगे। आप रैंडम सीक्वेंसिंग नहीं कर सकते कि ज़कात बाद में लेस करवा दी, ये पहले कर दिया, ऐसा कभी कतई नहीं हो सकता। ज़कात हमेशा पहले ही लेस होगी, ये इसी सीक्वेंस में आप लेके चलेंगे। ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी, ये चीज़ आपने कभी भी नहीं भूलनी, ये चीज़ आपने याद रखनी है। सीक्वेंसिंग आपकी जो है वो खराब नहीं होनी चाहिए। सीक्वेंसिंग जो है वो कभी भी आपकी खराब नहीं होनी चाहिए, ये चीज आपने याद रखनी है। गॉट इट? हाँ भी क्लियर है ये। अब हम जरा बात करते हैं ज़कात की। ज़कात कौन सी है? अगर हम बात करें ज़कात की, ज़कात कौन सी है? रिमेंबर, ये वो है डेट इज ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। क्या है? ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। क्या? ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। देखें, एक ज़कात वो है जो आप अपने दोस्तों को दे दो, यारों को दे दो, मदरसे को दे दो, क्या हम वो भी क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। हमने किसी को कैश में ज़कात दी है, क्या हम वो भी क्लेम कर सकते हैं? द आंसर इज नो। ये कौन सा ज़कात है? सिंपल, जो ज़कात हम बाय बैंक पे करेंगे, थ्रू बैंकिंग चैनल पे हो रही होगी, हम उसे क्या करेंगे, क्लेम कर रहे होंगे। यानी अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस पे हो रही होगी, हम उसे क्या कर रहे होंगे, हम उसको क्लेम कर रहे होंगे। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। विच ज़कात इज दैट? ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। ज़कात पेड अंडर ज़कात एंड उशर ऑर्डिनेंस। तो ये चीज़ जो है वो आपने क्या रखनी है, वो आपने याद रखनी है। पेपर में अगर लिखा हुआ है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, आपसे क्या करेंगे, आप उसको यहाँ पर लेस करवा देंगे। ठीक है। अगर पेपर में लिखा हुआ है ज़कात डिडक्टेड बाय बैंक, या ज़कात डिडक्टेड एट सोर्स, डिविडेंड की पेमेंट के वक्त आपकी ज़कात कट गई है, तो आप उसे हमेशा क्या करेंगे, आप उसे हमेशा यहाँ पर लेस जो है वो करवा रहे होंगे। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। कैश ज़कात नहीं होनी चाहिए, कैश ज़कात जो है वो इसमें नहीं आनी चाहिए, ये चीज़ आपने याद। गॉट? दोस्तों को ज़कात दे दी, मदरसे को ज़कात दे दी, ये भी इसमें नहीं आनी चाहिए। दोस्तों की ज़कात, मदरसे की ज़कात, ये भी इसमें नहीं आनी चाहिए। फिर वर्कर वेलफेयर फंड, वो भी इसमें नहीं होना चाहिए। वर्कर वेलफेयर फंड का ना आपने कोई रूल याद रखना। आपने वर्कर वेलफेयर फंड का कोई रूल जो है वो आपने याद रखना। पेपर में सिंपल उसने अगर कंट्रीब्यूशन गिवन किया है ना,
उस कंट्रीब्यूशन को क्या करवा दो आप, लेस करवा दो। क्या करवा दो, उस कंट्रीब्यूशन को चुप करके क्या करवा दो आप, लेस करवा दो। सिंपल इज दैट, सिंपल इज दैट इज, गॉट इट। उसके बाद है डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंसेस। देखें जी, गवर्नमेंट ने ना ये अलाउंस किन लोगों को दिया हुआ है, रिमेंबर, वो लोग जिनकी टैक्सेबल इनकम लेस देन 1.5 मिलियन, उनके लिए ये अलाउंस है कि अगर वो अपने बच्चों की कोई फ़ी वगैरह पे कर रहे हैं तो वो उसे क्या करवा सकते हैं, लेस करवा सकते हैं। असूल क्या होगा, 5%। अब इसको लेस करवाना क्या है कि उस बंदे ने जो 5% ट्यूशन फ़ी पे की है वो 25% ऑफ टैक्सेबल इनकम, या 60,000 मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट विच एवर इज लोअर, उसको हम क्या करवाएंगे, लेस करवाएंगे। अब देखें, यहाँ पे इसने वर्ड का इस्तेमाल किया टैक्सेबल इनकम, लेकिन टैक्सेबल इनकम कैसे आती है, टोटल इनकम जो हमारे पास होगी उसमें से हम क्या लेस करवाएंगे, उसमें से हम ये डिडक्टेबल अलाउंसेस जो है वो लेस करवाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, हमारे पास टैक्सेबल इनकम जो है आ रही होगी। अब देखें, अगर उसने आपको पेपर में डिडक्टेबल अलाउंस गिवन किया है, तो इससे पहले कोई भी अलाउंस गिवन नहीं किया, तो फिर आप यही इनकम पकड़ लेंगे कंपैरिजन के लिए। क्योंकि उसने अगर आपको ये वाला अलाउंस गिवन किया और पहले ये गिवन किए थे, तो आप ये पहले वाले लेस करवाएंगे, फिर जो रिमेनिंग आएगा उसका आप क्या लेंगे, 25% लेंगे, और फिर क्या कर रहे होंगे, अब आगे लेके चल रहे हैं। गॉट इट। अब हम इसको आते हैं इसके थ्योरी के ऊपर। अभी हम लाइबिलिटीज टैक्स पर नहीं आएंगे, हम इसके बाद थ्योरी के ऊपर। ये जरा ज़कात को रीड करके बताएं, ये क्लियर है, क्रैमिंग वाला कुछ भी नहीं है इसमें। वर्कर वेलफेयर फंड और वर्कर प्रॉफिट पार्टिसिपेटरी फंड में सिर्फ याद रखनी है आपने कंट्रीब्यूशन, ये कंट्रीब्यूशन होगी हम लेस करवा देंगे। ये देखें, डिडक्टेबल अलाउंस फॉर एजुकेशनल एक्सपेंस। सर ज़कात में एक मिनट, क्या गया यार, ज़कात कैश में पे नहीं कर सकते आप। कैश में देखिए, आपने पे करनी है अंडर ज़कात एंड अशोर्टेंस। हाँ, अगर आपको प्रॉफिट और डायरेक्ट मिला है, अगर उसमें ज़कात पेड है तो वो क्लेम हो सकती है। अगर डिविडेंड की ज़कात पेड है तो भी क्लेम हो सकती है। आपको डिविडेंड पे हुआ और डिविडेंड से ज़कात कट गई थी, आप उसे क्लेम कर सकते हैं। सिंपल इज दैट केस। और ये एजुकेशनल एक्सपेंस पे एक दफ़ा देखते हैं ज़रा। ऑल क्लियर। अच्छा जी, अब हम चलते हैं आगे और हम डिस्कस करते हैं रिबेट्स। देखिए, हमें टैक्सेबल इनकम जो है वो तो कैलकुलेट करनी आ गई कि टैक्सेबल इनकम हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, क्या कुछ उसका पार्ट होगा, क्या कुछ उसमें आएगा, वो सारा हमने यहाँ पे देख लिया था। ये सारी हमारी क्या है, ये सारी हमारी टैक्सेबल इनकम में जो है वो क्या हो रहा होता है, शो हो रही होती है। अब हमें चलना है टैक्सेशन की तरफ। Yes. अब क्या करना है हमने, अब हमने चलना है टैक्सेशन की तरफ, कि हमने टैक्स कैसे कैलकुलेट करना है उसको देखना है। जब हम टैक्सेशन की बात करेंगे तो हमने रेट्स लगाना है। रेट्स लगाने से पहले सबसे पहले हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि ये बंदा जो है सैलरीड है या नहीं है। क्या देखना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमें डिटरमिन करना पड़ेगा कि जिसके बारे में हम कैलकुलेशन कर रहे हैं वो बंदा सैलरीड है या वो बंदा सैलरीड नहीं है, उसके लिए। तो फॉर्मूला क्या होगा, हम यहाँ पे देखेंगे, जो हमारे पास होगी टोटल सैलरी, डिवाइड करेंगे हम उसको टैक्सेबल इनकम से, मल्टीप्लाई करेंगे हम उसको 100 पे। देखें, ये जो टैक्सेबल इनकम आएगी इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई से करेंगे 100 से। अगर इसका जवाब 75% या उससे अबव आएगा तो हम कह देंगे ये बंदा कौन है, ये बंदा जो है वो हमारा सैलरीड है। अगर इसका जवाब जो है वो 75% या उससे कम आएगा तो हम क्या कहेंगे, ये बंदा कौन है, हमारे लिए नॉन सैलरीड है। तो सबसे बड़ा जो हमारा असूल जो है वो ये लगेगा, सबसे पहले हम अपनी कहानी का आगाज़ जो है वो यहाँ से कर रहे होंगे। सैलरीड और नॉन सैलरीड का स्टेटस जो है वो हमने क्या करना है, डिटरमिन करना होता है।
इज दैट क्लियर? जी जनाब, ये क्लियर है। तो हम सबसे पहले देखेंगे सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है, फिर हम रेट लगाएंगे। हमारे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी, मतलब जो भी हमारे पास इनकम होगी उस इनकम के ऊपर जो है वो हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, हम रेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो मेरे पास क्या आ जाएगी, टैक्स लायबिलिटी जो है वो आ रही होगी। गॉट इट? अब इसके बाद ना हमारी कहानी जो है वो शुरू होगी, जिसको हमने क्या करना है, यहाँ पे लेके चलना है। विच इज, हमने टैक्स क्रेडिट्स लेस करवाने हैं। क्या लेस करवाने हैं? टैक्स क्रेडिट्स। मैंने आपको बताया था कि टैक्स क्रेडिट्स क्या होते हैं। हाँ, वेरी गुड। क्या? जो हमारे टैक्स लायबिलिटी को रिड्यूस करेगा उसको हम क्या कहेंगे, वो हमारा टैक्स क्रेडिट कहला रहा हो। जो लायबिलिटी को हम, अब ये है मेरे पास फॉर एग्जांपल टैक्स लायबिलिटी आ गई यहाँ पे 1000 रुपया। अब इसमें से हम देखेंगे कि क्या कुछ हम लेस करवाएंगे कि टैक्स लायबिलिटी जो है वो मेरी बन जाए 700 रुपया। जो 300 रुपया इस 1000 रुपये में से लेस होगा, इस 300 को हम क्या कहेंगे, टैक्स क्रेडिट्स कह रहे होंगे। क्या कह रहे होंगे? टैक्स क्रेडिट कह रहे होंगे। गॉट इट? अब इसमें हमारे पास क्या कुछ आएंगे, हमारे पास आएंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट्स, हमारे पास आएंगे फिर एवरेज रिलीफ, जिसमें हम आएंगे डोनेशंस आएंगी, कंट्रीब्यूशन टू एपीएफ आएगा, टैक्स क्रेडिट ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन आएगा, टैक्स क्रेडिट ऑन पॉइंट ऑफ सेल मशीन आएगा। ये सारे हमारे पास आ रहे होंगे। हमने इनको देखना है कि ये कैसे कैलकुलेट होंगे और किस तरह से हम इसको लेकर चल रहे होंगे। तो ज़रा हम यहाँ पे आते हैं और ज़रा हम यहाँ पे डिस्कस आउट करते हैं क्या है और कैसे है। चलिए यहाँ पे ना, ये आप जब बुक पे आएंगे, बुक के इस पेजेस के ऊपर ना ये टेबल बना हुआ है। ये टेबल जो है वो रूल याद करने के लिए है, बिकॉज आप इसकी अंग्रेजी जो है, अच्छा जी। तो ये टेबल से जो है वो क्या करना है, इन टेबल से आपने चीज़ों को याद रखना है। ये रूल्स आपने याद रखने हैं। क्या करने हैं? रूल्स आपने याद रखने हैं। जैसे अगर आप देखेंगे फॉरेन टैक्स क्रेडिट, उसका रूल क्या होगा, उसकी कंडीशन क्या है कि पर्सन कौन हो, आपका रेजिडेंट हो, फॉरेन इनकम जो है वो पाकिस्तान में टैक्सेबल होनी चाहिए। मतलब वो टैक्स ट्रीटीज़ वगैरह जो हैं बीच में साइन ना हो। कौन से टैक्स ट्रीटीज़? जैसे वो हम पढ़ के आए थे ना, कि रिटर्निंग एक्सपैट्रिएट ना हो, टैक्स ट्रीटी ना हो, फॉरेन सोर्स सैलरी ना हो, ये वाले सिनेरियोज, ये वाले सीन जो हैं वो नहीं होने चाहिए। नंबर वन। और उसके अलावा उसने उस फॉरेन कंट्री में टैक्स पे कर दिया हो, जिसकी हम बात कर रहे हैं, उस फॉरेन कंट्री में टैक्स जो है वो पे हो गया हो। अगर टैक्स पे नहीं भी हुआ तो अगले 2 साल में टैक्स पे कर दिया जाएगा। अगर ये सारी कंडीशन फुलफिल हो जाएं, फिर हम क्या करेंगे, फिर जो है वो हम रिबेट जो है वो कैलकुलेट कर रहे होंगे। और उस रिबेट का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होगा, अगर हम देखें तो हम लेंगे लोअर ऑफ। क्या लेंगे? लोअर ऑफ। लोअर ऑफ क्या? एक्चुअल टैक्स पेड, कि जिस मुल्क में था वहां पे हमने कितना टैक्स पे किया है वो। और हम लेंगे एवरेज टैक्स ऑन फॉरेन इनकम। अब एवरेज का फॉर्मूला क्या होगा, दैट इज ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी। ए क्या है? ए इज बेसिकली टैक्स लायबिलिटी। ए क्या है? बेसिकली टैक्स लायबिलिटी, ये वाली, ये वाली, दिस इज ए, दिस इज ए। बी क्या है हमारे पास? बी है हमारे पास टैक्सेबल इनकम। व्हाट इज बी? दिस इज बी। और सी क्या होगा बेसिकली? सी की जब हम बात करेंगे तो सी होगा डेट इज फॉरेन इनकम, जिसके ऊपर हमने ये कैलकुलेट करना है।
अब देखिए, अगर हम फॉरेन इनकम की बात करेंगे तो सारी फॉरेन इनकम इसमें आ जाएंगी। आप फॉर एग्जांपल, अच्छा दूसरा, हमने हर फॉरेन इनकम के लिए ये सेपरेटली कैलकुलेट करना है। क्या करना है? हमने हर फॉरेन इनकम के लिए इसको सेपरेटली कैलकुलेट करना है। क्या करना है? इसको हमने सेपरेटली अलग से जो है वो हमने इसको लेकर चलना है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है, फॉरेन प्रॉपर्टी अलग आएगी। अगर आपके पास कैपिटल गेन है तो फॉरेन कैपिटल गेन का अलग लेंगे। फॉरेन बिजनेस है, फॉरेन बिजनेस का अलग। अगर तीन फॉरेन इनकम है तो तीन फॉरेन इनकम के ऊपर ही हम क्या करेंगे, इसको सेपरेटली कैलकुलेट कर रहे होंगे। तो ये रूल किसका है? आपके पास फॉरेन टैक्स क्रेडिट को क्लेम करने का रूल है। इज इट क्लियर? नोट करने कर लें ये नहीं, फिर हम आगे चलते हैं। शाबाश। तो उसके बाद है हमारे पास, आगे चलेंगे। ये तो सबसे सबसे सीक्वेंस आप चेंज नहीं करेंगे। ये क्लियर है आपको? फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है, ये क्लियर आप लोगों को? बताएं। नहीं, सी फॉरेन इनकम है, सी फॉरेन टैक्स पेयर नहीं है। सी जो है दैट इज फॉरेन इनकम, के आपने कितनी फॉरेन इनकम जो है वो कमाई थी, वो है। दैट इज फॉरेन इनकम। अच्छा, ये एक चीज आपने याद रखनी है, आपने अपना सीक्वेंस नहीं छोड़ना। ये जो सीक्वेंस लिखा जा रहा है ना स्क्रीन के ऊपर, सबसे पहले क्या करना है? सबसे पहले आपने फॉरेन टैक्स क्रेडिट ही क्लेम करना है। क्या करना है आपने? सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट ही क्लेम करना है। ये चीज़ याद रखनी है आपने। ये चीज़ आपने याद रखनी है। सबसे पहले फॉरेन टैक्स क्रेडिट ही क्लेम होगा। उसके बाद हम आगे जाएंगे। उसके बाद जाके हम अगली बात करेंगे। और उसके बाद अब जो आपके रिबेट्स आएंगे वो इसी सेक्शंस में क्या करेंगे, वो हम लेके चल रहे होंगे। हाँ जी, एक्चुअल टैक्स पेड उस फॉरेन कंट्री का ही है ना, जिस कंट्री में आपने पे किया है, उसी का हम ले रहे हैं ना बच्चे। अब हम चलते हैं आगे, लेकिन उससे पहले ना हम इसको रीड करते हैं ज़रा। ये जो टैक्स क्रेडिट फॉर प्रॉफिट ऑन बहबूज सेविंग सर्टिफिकेट है, इससे पहले पहले वाले जो अंग्रेजी पढ़ के बताएं, समझ आती है आप लोगों को? आगे चलें। अच्छा जी, अब हम देखते हैं, रिबेट्स कैलकुलेट करते हैं। लेकिन हम पहले आते हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट के बारे में। मैंने आपको बताया है ये सारी, अभी जो मैंने आपको उस सवरल टेबल से बताई थी अंग्रेजी, जरा इसको रीड करें। फिर रीड करें, फिर मैं आपको इसके एग्जांपल सॉल्व करूँगा। शाबाश, जल्दी करें ज़रा। चलिए जी, ठीक है। अब हमने पढ़ लिया। अब हम इसको इस एग्जांपल से सॉल्व करते हैं। क्या है, कैसे है और किस तरह से है। ठीक है जी। कहते जी, मिस्टर जुनेद की इनकम जो है 18 लाख, सैलरी 18 लाख की है। अदर सोर्स इनकम इसकी 10 लाख की है। फॉरन उसकी बिजनेस इनकम 15 लाख की है। फॉरन टैक्स पे 330 का है। हमने इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। 18, 10, 15 और 330। तो हम इसके यहाँ पे, अब अगर जुनेद की बात करें, क्या नाम है इसका? मिस्टर जुनेद। हम यहाँ आते हैं जी मिस्टर जुनेद के ऊपर। ये आ गया जी मेरे पास मिस्टर जे। सैलरी कितनी है? 18 लाख। अदर सोर्स कितना है? 10 लाख। तो ये इसकी बनती है पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम 28 लाख। फिर इसकी फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम कितनी है? फॉरेन सोर्स इनकम बिजनेस 15 लाख है जी। ये आ जाएगी 15 लाख। जमा करें तो इसकी बताएं टोटल इनकम कितनी बनती है, बताइएगा। 38 और 5 कितना होता है? 4.3।
यही बनती है ना, कंफर्म कीजिएगा। अब हमने देखना है कि ये बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। क्या फॉर्मूला है? टोटल सैलरी डिवाइडेड बाय टैक्सेबल इनकम। बताएं इसका आंसर 75% है या उससे कम है? इसका आंसर 75% उससे कम है। तो इसका मतलब ये कौन है? दैट इज नॉन सैलरीड। तो इसके ऊपर अब रेट लगाएंगे। 4.3 मिलियन। बुक खोलें। बुक ओपन करके नॉन सैलरीड के स्लैब्स में जाएं। देखें किस स्लैब पे फॉल करे। शाबाश, जल्दी बताएं। दिखाएं जी। 32 लाख के ऊपर कितना आ रहा है फिक्स फिक्स टैक्स? 32 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स कितना आ रहा है बताइएगा। 32 लाख के ऊपर फिक्स टैक्स कितना आ रहा है? 6,50,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी है? 11 लाख। इसका कितना लेना है बताइएगा। हाउ मच फॉर 45%? कितना बनता है? और 495,000। जमा करें कितना बना? 6 4 10। 10 और कितना बनेगा? 1। टोटल इतना तो नहीं बनता। 495 का टोटल करें तो ये कभी नहीं बनता। 650 जमा 4 95 10 90 तो कभी नहीं बन सकता। ये तो मैं डैम श्योर। 0 0 0 5। ये आ गया आपके पास। अब इसमें से हमने लेस करवाना है फॉरेन टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे हम लेंगे एक्चुअल टैक्स पेड। वो कितना हमने लिया है? एक्चुअल टैक्स हमने पे किया है उस कंट्री में 330। कितना लिया है? एक्चुअल टैक्स हमने कितना पे किया है? 330। और हम लेंगे एवरेज टैक्स। ये रेट 45% है कि 40% है? ज़रा मुझे बताइएगा। ये रेट 45 था कि 40 था? एवरीवन। जो 32 लाख का ऊपर का स्लैब है। अबे तुम लोग क्यों गलत करवाते हो यार? अब तुम लोग गलत करा रहे हो, बाद में मुझे रगड़ोगे कि गलत हो गया। अजीब। 4 लाख। ये कितना बना अब बताएं कितना बनता है? 105000 यही बनता है ना? सॉरी, ये आएगा 440। और ये बनेगा 1090,000। अब हम लेंगे एवरेज टैक्स। फॉर्मूला होता है ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए टैक्स लाइबिलिटी है। ए आ गया जी 1090,000। बी हमारे पास आ जाएगा ये 4.3 मिलियन। और सी हमारे पास है फॉरेन इनकम। वो कितनी थी? 15 लाख थी। तो बताएं कितना था आंसर?
380, 380 क्या होगा, 380, 232। लोअर क्या है, देखिए ये था उस मुल्क में जो हमने हकीकत टैक्स पे किया था, ये है पाकिस्तानी रेट के मुताबिक टैक्स इतना बनता है। लोअर क्या है, 330 है, तो हम इसमें से 330 लेस करवा देंगे। 1090 में से 330 लेस करवाओ, कितना पेएबल आता है, शाबाश बताइएगा। 760, दैट इज योर पेएबल। ये हमने क्या करना है, लेकर चल। इज डेट क्लियर। था था कि कैसे हम इसको लेके चलते हैं, ऐसे ही है ना। अच्छा जी, उसके बाद है जो आपको बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट्स हो गए, या पेंशन बेनिफिट्स अकाउंट हो गए, या निशोदा फैमिली वेलफेयर अकाउंट्स हैं, अगर इनको प्रॉफिट ऑन डेट मिलता है इन अकाउंट्स के ऊपर, तो इस पे भी आपने याद रखना है कि इनके लिए अगर आपको इन सर्टिफिकेट्स के ऊपर डिस्काउंट्स वगैरह मिल रहे हैं, तो इसका असूल ये है कि इनके ऊपर मैक्सिमम जो है वो हमने क्या करना है, 5% टैक्स जो है वो चार्ज करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम। और ये जो है ना इनके प्रॉफिट एंड डेट, बिकॉज हमने ये एफटीआर में भी पढ़े थे, ये किसका पार्ट बनेंगे, ये पार्ट बनेंगे हमारी एनटीआर का। ये किसका पार्ट बनेंगे, हमारी एनटीआर का पार्ट जो है बन रहे होंगे। ये हमने क्लियर डिस्कशन जो है वो की हुई थी। इसके अलावा जो प्रॉफिट एंड डेट है वो हमारा किसका पार्ट बनते हैं, हमेशा वो हमेशा हमारे एफटीआर का पार्ट बनते हैं, बट ये किसका पार्ट बनेंगे, एनटीआर का पार्ट बनेगा। अब चूंकि ये एनटीआर का पार्ट बनेगा, जब हम इसके ऊपर टैक्सेशन पे जाएंगे, जब हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो भाई अगर इनके ऊपर टैक्स ज्यादा लग गया 5% से, तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम रिफंड, उसको हम एडजस्ट कर देंगे। तो वो उस पर हमने अपनी लाइबिलिटी जो है वो क्या करनी होगी, एडजस्ट करनी होगी। जैसे है ये सवाल देखिएगा, कहते रही मिस्टर ई डिस्क्लोज द फॉलोइंग इनकम, 33 लाख रुपया बिजनेस इनकम है, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट जो है 1 मिलियन का है। हमने इसकी टैक्स लाइबिलिटी जो है वो कैलकुलेट करनी है। अब देखिएगा, इनकम ऑफ बिजनेस आ गई, प्रॉफिट ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट आ गया, चूंकि एनटीआर का पार्ट बनता है तो सोर्स में ऐड किया, तो इसकी इनकम आगे कितनी बनती है, 4.3 मिलियन। ये इसकी नॉन सैलरीड इनकम है, इसके ऊपर इसको इतना ही क्या करना पड़ेगा, इसकी इनकम बन रही होगी। रेलिवेंट स्लैब रेट लगाया, 32 लाख के ऊपर टैक्स 6.5 लाख है, 32 लाख से जो एक्सीडिंग अमाउंट है 9 लाख की, उसके ऊपर लगाया 40%, तो हमारे पास आ गया 360। इसका टैक्स बना टोटल कितना, 10,10,000 इसका टैक्स बना किसके ऊपर, ये 10,10,000 टैक्स है किसके ऊपर, 4.3 मिलियन के ऊपर। ये किसके ऊपर टैक्स है, 4.3 मिलियन के ऊपर। अब हमने देखना है कि ये जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट है, इसके ऊपर तो मैक्सिमम टैक्स कितना होना चाहिए, 5%। तो हम देखेंगे टैक्स ऑन बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट, तो आप देखेंगे इसका बनता है 5%, कितना, 50,000। और हम देखेंगे कि इस पर टैक्स मैक्सिमम कितना बनना चाहिए था, 50,000। हमने कितना चार्ज किया, हम निकाल लेंगे कि भाई हमारी बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट की इनकम जो है थी वो 10,10,000 थी। हमारी टोटल इनकम कितनी थी, 4.3 मिलियन थी। और टैक्स हमने कितना निकाला है, सॉरी, इनकम से हमारे पास 1 लाख, 10 लाख। आप इसको पोर्शन करेंगे, तो इस 10,10,000 में से 2,34,884, मतलब इस 10 लाख 10,000 में से 2,34,884 रुपए जो हैं वो किसको चार्ज हो रहे हैं, एंड इसको। अब महबूब सेविंग सर्टिफिकेट को हमें तो मैक्सिमम इतना चार्ज करना था, हमने कितना चार्ज किया, 2,34, तो कितना एक्स्ट्रा चार्ज किया, 184,844। इसका डिफरेंस ले लेंगे, ये डिफरेंस लेके हम इसमें से एडजस्ट कर लेंगे, तो ये लाइबिलिटी जो है वो हमें क्या करनी पड़ेगी, पे करनी पड़ेगी होगी। तो यहाँ पे ये हमने पढ़ना था कि जो बहबूद सेविंग सर्टिफिकेट होते हैं, इनके ऊपर जो हम चार्ज करते हैं वो मैक्सिमम हम 5% चार्ज करते हैं। अगर 5% से जितना भी ज्यादा टैक्स होगा, वो हम सारा क्या कर देंगे, उसका क्रेडिट दे देंगे, उसकी लाइबिलिटी से वो हम एडजस्ट करवा रहे होंगे। क्लियर है। ये एग्जांपल आप लोगों ने खुद करनी है, एफ वाली, दैट इज योर होमवर्क। फॉरेन टैक्स क्रेडिट जो है वो हमने कर लिया हुआ था। अब आगे चलते हैं, आगे हम बात करते हैं डोनेशंस की।
लेकिन डोनेशंस पे जाने से पहले अगर हम देखेंगे तो डोनेशंस का फॉर्मूला भी क्या होता है। आपने क्लेम करना होता है एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम, इसके ऊपर हम क्लेम करते हैं। अब फिर क्या हर एक डोनेशन पे हम क्लेम कर पाएंगे? द आंसर इज नो। द आंसर इज नो। डोनेशन वो जो आप जो अप्रूव इंस्टीट्यूशन है, अप्रूव इंस्टीट्यूशन का मतलब क्या है, जो आपके सेक्शन नंबर 13 स्केड्यूल में आते हैं इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस के, अगर आप उनको डोनेशन करेंगे तो आप उसे ही क्या कर सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। अब डोनेशन कैश में भी क्लेम नहीं हो सकती, डोनेशन मस्ट बी पेड थ्रू अ चेक या इन काइंड हुआ, आपने एसेट्स वगैरह दिए हैं तो आप उन्हें क्या कर सकते हैं, एडजस्ट जो है वो कर सकते हैं। किसी बोर्ड एजुकेशन को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूट को, अगर इनको आपने डोनेट किया है, या गवर्नमेंट रिलीफ फंड को, या एनपीओस को जो रजिस्टर्ड है उन्हें डोनेट करोगे तो आप क्या कर सकते हैं, आपको रिबेट मिल सकता है। रिबेट का फॉर्मूला इसका वही है जो हमने भी कैलकुलेट किया है, दैट इज ए डिवाइडेड बाय बी मल्टीप्लाई बाय सी, वही फॉर्मूला। अब ए क्या होगा इसमें, होगा ए टैक्स लाइबिलिटी आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट। बी होगा हमारे पास टैक्सेबल इनकम अंडर एनटीआर। और जो सी होगा ना, सी बेसिकली सी में हम क्या लेंगे, सी में हम देखेंगे एक्चुअल अमाउंट डोनेशन, कि हमने कितना डोनेशन किया है, और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। जो इनमें से लोअर अमाउंट होगी हम उसको चार्ज करेंगे। और अगर आपने एसोसिएट्स को डोनेशन की है तो हम कितना लेंगे, 15% ऑफ टैक्सेबल इनकम। ये जो टैक्सेबल इनकम ना, ये वाली, इसका हम ये यहाँ पे ले रहे होंगे। जो लोअर होगा उसको हम यहाँ पे आके सी से मल्टीप्लाई करेंगे। जो जवाब आएगा इसका उसको हम क्या करेंगे, एज अ रिबेट के तौर के ऊपर जो है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, इज दैट क्लियर? 15% लेंगे टैक्सेबल इनकम का इन केस ऑफ एसोसिएट्स। उसके बाद है हमारे पास सेकंड, दैट इज कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। क्या? कंट्रीब्यूशन टू अप्रूव पेंशन फंड। ये जो प्राइवेट पेंशन फंड्स होते हैं, अगर आपने ये वीपीएस जो होते हैं, वर्चुअल पेंशन स्कीम है, अगर आपने वो ली हुई है तो उसमें जो आप कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं आपको उसका भी क्या मिलेगा, रिबेट मिलेगा। अब वो रिबेट कैसे मिलेगा आपको, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, यही हम इस्तेमाल करेंगे फॉर्मूला। और इसी फॉर्मूले में फॉर्मूला यही रहेगा, ए डिवाइड बाय बी, ए यही रहेगा, बी यही रहेगा। सी में हम इसमें क्या लेंगे, बेसिकली सी में लेंगे एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम, जो लोअर होगा उसको हम क्या करेंगे, इस एवरेज रेट से मल्टीप्लाई जो है वो कर रहे होंगे। तभी किन्हें मिलेगा, वो बंदे जो एलिजिबल पर्सन है। एलिजिबल पर्सन कौन होगा, जिसके पास एनटीएन नंबर है, जिसके पास आईडी कार्ड नंबर है, जिसकी इनकम सैलरी से है या बिजनेस से है, और जिसने वॉलंटरी पेंशन स्कीम ली हुई है और उसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, उसको क्या मिलेगा, ये रिबेट मिल रहा होगा। अब जरा हम नीचे आते हैं एक दफ़ा, हम इसको जरा पढ़ लें फिर हम वापस ऊपर आते हैं। और ये है डोनेशन। डोनेशन का मैंने आपको बता दिया है कि डोनेशन जो आप दे रहे हैं या वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं किसी बोर्ड ऑफ एजुकेशन को, किसी यूनिवर्सिटी को, किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को, किसी हॉस्पिटल को, किसी रिलीफ फंड को, या कोई भी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो 13 स्केड्यूल में रजिस्टर्ड है, या आर्मी रिलीफ कैम्प या गवर्नमेंट रिलीफ कैम्प, तो आपको क्या मिलेगी, उसका रिबेट मिलेगा। रिबेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। जो अभी देखा, सी में हम क्या देखेंगे, एक्चुअल अमाउंट ऑफ कंट्रीब्यूशन और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम। कंपनी के लिए 20% होता है, कंपनी हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। और एसोसिएट्स के लिए हम रेट हाफ कर लेते हैं, ये मैंने आपको बता दी है। अच्छा जी, ये वैल्यू ऑफ डोनेशन जो है ना आपका, ये रीड ओनली है, ये पेपर में तो नहीं आएगा, बिकॉज हमें नॉर्मली वो कैश डोनेशन ही गिवन करता है। अगर वो हमें इन काइंड डोनेशन गिवन कर दे, अगर वो हमें इन काइंड डोनेशन गिवन कर दे, वो हमें एसेट्स गिवन कर दे, तो उनकी हम वैल्यू किस तरह से डिटरमिन करेंगे वो हमने यहाँ पर देखनी होगी। तो क्या होगा,
इम्पोर्टेड आइटम अगर आपको डोनेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू क्या होगी, जो आपकी वैल्यू कस्टम्स ने तय की है, जिस पर उन्होंने टैक्स चार्ज किया होगा, वही आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन बनेगी। अगर कोई आइटम मैन्युफैक्चर इन पाकिस्तान है तो जो उनकी परचेज प्राइस होगी अलॉन्ग विद ड्यूटीज, वो आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन बनेगी। अगर आप यूज्ड आइटम्स दे रहे हैं, डोनेट कर रहे हैं, तो इनकी टैक्स WDV होगी, कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, वो इसका पार्ट जो है वो बन रही होगी। अगर मोटर व्हीकल्स है, नई व्हीकल्स दोगे इंपोर्टेड, तो CIF कॉस्ट इंश्योरेंस फ्रेट, ये जो कॉस्ट बनती है दैट विल बी अ वैल्यू ऑफ डोनेशन। आप लोकली परचेज व्हीकल डोनेट करें तो जो आपकी कॉस्ट प्राइस होगी वो वैल्यू ऑफ डोनेशन कंसिडर हो रही होगी। आप यूज व्हीकल्स जो है अगर वो इंपोर्टेड डोनेट कर रहे हैं तो वो कितनी होगी आपकी, जो उसकी यूज वैल्यू है वो आपकी वैल्यू ऑफ डोनेशन कंसिडर हो रही होगी। अगर आप लोकल यूज व्हीकल डोनेट कर रहे हैं तो हर साल आप उसकी कॉस्ट में से 10% रिड्यूस करेंगे और आप उसकी वैल्यू ऑफ डोनेशन कंसिडर करेंगे। और अगर 5 साल से पुरानी गाड़ी है तो 50% ऑफ वैल्यू जो है उसे हम क्या करेंगे, कंसिडर जो है वो कर रहे हैं। और इसके अलावा जो भी वैल्यू FPR डिटरमिन कर दे वही क्या होगी, हमारी वैल्यू ऑफ डोनेशन कंसिडर होगी। गॉट इट। एग्जाम्पल इसकी ज़रा हम बाद में करेंगे। फिर ये अप्रूव पेंशन फंड भी मैंने आपको बता दिया है क्या होता है और इसको भी हमने किस तरह से क्लेम करना है। ठीक है जी। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट फॉर इंटरेस्ट पेड ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन। इंपॉर्टेंट है। अब ये क्या है, ये नए फाइनेंस एक्ट में प्रॉफिट ऑन डेट जो है उसके, जो आपने कर्जा लिया है उसके ऊपर आपको क्या दे रहे हैं, आपको ये रिबेट दे रहे हैं। क्या कहते हैं जी, द फाइनेंस एक्ट हैज इंट्रोड्यूस अ न्यू टैक्स क्रेडिट ऑन प्रॉफिट ऑन डेट, शेयर इन रेंट और शेयर इट्स एप्रिसिएशन फॉर द वैल्यू ऑफ अ हाउस फ्लैट पेड बाय इंडिविजुअल इन द ईयर ऑन लो कॉस्ट हाउसिंग लोन ऑब्टेन फ्रॉम द फॉलोइंग। कि अगर आपने छोटे घरों के लिए कर्जे लिए हैं, उनको कंस्ट्रक्ट करने के लिए, एक्वायर करने के लिए, फ्लैट्स के लिए, तो उसके ऊपर जो आप सूद पे कर रहे होंगे या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं या रेंटल एप्रिसिएशन पे कर रहे हैं, उसके ऊपर क्या मिलेगा, रिबेट जो है वो मिल रहा होगा। बट ये लोन लेना कहाँ से है, किसी भी शेड्यूल बैंक से, किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से या गवर्नमेंट से या लोकल गवर्नमेंट से या कोई भी स्टैट्यूटरी रेगुलेटरी बॉडी जो SCCP उसको रेगुलेट कर रही है, अगर उससे आप लोन लेते हैं इस पर्पज़ के लिए, तो आपको क्या मिलेगा, आपको रिबेट मिलेगा। लोन का पर्पस क्या है, फॉर द कंस्ट्रक्शन जिसमें या एक्विजिशन ऑफ पर्सनल हाउस या फ्लैट विद इन द प्रेस्क्राइब्ड साइज लिमिट। जैसे 25 स्क्वायर फुट है हाउस का और 2000 स्क्वायर फीट है फ्लैट का, 5 मरले के प्लॉट के लिए अगर आपने लोन लिया है तो आपको रिबेट मिलेगा। रिबेट का फॉर्मूला क्या होगा, A डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए वही है, ये A/B वही है जो हमने ड्रेशन के लिए इस्तेमाल किया है, A/B वही है जो APF के लिए इस्तेमाल हुआ है, और ये A/B सेम इसके लिए ही हम क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं। सी क्या है, सी है टोटल प्रॉफिट ऑन डेट पेड बाय पर्सन, के इस साल आपने कितना सूद पे किया है और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम विच एवर इज लोअर, उस पे पर हम क्या करेंगे, इसको क्लेम कर रहे होंगे। ठीक है। तो अगर आपने ये एक घर के लिए क्लेम करना, अगर आपने घर के लिए क्लेम कर लिया ठीक है, वो ना हो कि आपने मल्टीपल घर लिए और मल्टीपल घर पे क्लेम करना बैठ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो अगर आपने एक घर के लिए क्लेम कर लिया तो 15 साल तक आप इसको फिर क्लेम जो है वो नहीं कर रहे हैं। और ये लाजमी है कि अगर आपने कोई प्रॉपर्टी जो है उसके लिए लोन लिया और वो प्रॉपर्टी किराए पर दे दी है तो उसके लिए भी आप ये क्लेम नहीं कर पाएंगे। ये प्रॉपर्टी किसके लिए है, जिसको आपने रिहाइश इख्तियार की हुई है उसका ही सिर्फ आप क्लेम कर पाएंगे। उसके बाद है हमारे पास टैक्स ऑन क्रेडिट फॉर पॉइंट ऑफ सेल मशीन। कभी आप केक्स एंड बेक्स, गोरमे या कारफूर इस तरह के इदारों में गए, बताएं। आपने देखा होगा इनका एक कंप्यूटर लगा होता है जिसको ये बिल वगैरह करते हैं, स्कैन करते हैं, बिलिंग कर रहे होते हैं, देखा होगा आप लोगों ने। ये जो कंप्यूटर होता है इसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ सेल मशीन। वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर लगा होता है उसको हम क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ सेल मशीन कह रहे होते हैं। जितने भी रिटेलर्स हैं उसको FBR कह रहा है ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन लेके आओ, अपने कंप्यूटर्स को हमारे सिस्टम का इंटीग्रेट करो ताकि रियल टाइम रिपोर्टिंग जो है वो हमें शो हो। आप क्या सेल कर रहे हैं, कितना सेल्स कर रहे हैं, किसको सेल कर रहे हैं, ताकि सारा हमें पता हो। अगर आप लोग ये आते हो, अगर आप ये पॉइंट ऑफ सेल मशीन लगाते हो, इसको इंटीग्रेट करते हो, तो आपको उस एक साल जिस साल मशीन लगाओगे आपको उसका टैक्स रिबेट मिलेगा। क्या, परचेज कॉस्ट ऑफ मशीन, तो कितने की आपने मशीन ली या 1.5 लाख पर मशीन, विच एवरेज लोअर, उसको आप सीधा क्या करोगे, एज अ रिबेट के तौर के ऊपर लेस जो है वो करवा रहे होंगे। ये पेपर में आया हुआ है, इनकम फ्रॉम बिजनेस में जो है हम
डिस्कस कर रहे होंगे। उसके बाद है ट्रांसफर ऑफ रिबेट टू एन एओपी बाय अ मेंबर। रिमेंबर, अगर आप एओपी के मेंबर हैं, अगर आप कोई रिबेट क्लेम नहीं कर सकते, आप अगर रिटर्न एग्रीमेंट लिख के दे दें तो आपका रिबेट एओपी जो है वो क्लेम कर सकती है उसी साल। रिटर्न एग्रीमेंट लिख के देंगे कि ये मेरा रिबेट है, ये मैं नहीं क्लेम करना चाहता, ये मेरी एओपी जिसका मेंबर हूँ वो क्लेम कर ले, तो दैट कैन बी क्लेमेबल। ये चीज़ आपने याद रखनी। गॉट इट। यहाँ तक के जो रिबेट्स है ना वो सारे कैलकुलेशन वाले हैं। यहाँ तक के रिबेट्स जो है सारे कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव में है। अभी जो अगले रिबेट्स है ना ये थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव है, इसमें न्यूमेरिकल कैलकुलेशंस आपको नहीं आनी, तो ये रीड ओनली है। और न्यूमेरिकली ये जो है हम इसको लेकर नहीं चल रहे होंगे। अब वो पहला कौन सा है, सेक्शन 65F वाला, दैट इज टैक्स क्रेडिट ऑन सर्टेन पर्सन। ये क्या है, इसको सिर्फ रीड करना आपने। कहता है जी फॉलोइंग पर्सन या इनकम शेल बी अलाउड इक्वल टू 100% क्रेडिट। मतलब आपका जितना टैक्स था वो सारे का सारा जो है वो हम क्या कर देंगे, उसको आपको क्रेडिट दे देंगे। कब, अगर वो इन में फॉल कर रहा है, क्या कि अगर कोई पर्सन जो कोल माइनिंग प्रोजेक्ट्स में है, जैसे सिंध वगैरह में है, या पावर जनरेशन प्रोजेक्ट्स में है, उसमें है, तो वो हमारा क्या आएगा, उसको ये उस साल के लिए पूरा टैक्स क्रेडिट मिल जाएंगे। या कोई भी स्टार्टअप जो बना है, जो पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड है, तो उसको 2 साल तक हम क्या देंगे, 100% टैक्स क्रेडिट देंगे। वो कैसे मिलेगा, पहले वो टैक्स पे करेगा, उसके बाद हम उसका टैक्स जो है वो क्या करेंगे, माफ करेंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ स्टार्टअप क्या होती है, स्टार्टअप वो है जो यकम है 2012 के बाद एक आईटी कंपनी बनी है, ये टेक्नोलॉजी ड्रिवन प्रोडक्ट्स में जो है वो काम कर रहे हैं, सर्टिफाइड है, पीएसईबी से रजिस्टर्ड है, और उनका टर्नओवर जो है पिछले 5 साल का 100 मिलियन से कम है, उसको हम क्या कहते हैं, स्टार्टअप, नए कारोबार का आगाज कहते हैं। उसके बाद स्टार्टअप बाय वुमेन इंटरप्राइजेस, इसके लिए हम वर्ड इस्तेमाल करते हैं वुमेन इंटरप्राइजेस का। ठीक है, क्या ये जो है ना वुमेन इंटरप्राइजेस, ये वो स्टार्टअप्स हैं जो सिर्फ औरतों ने शुरू किए हैं। वो कंपनी, वो एओपी, या वो इंडिविजुअल बिजनेस जो होली ओन्ड बाय वुमेन है, उसको हम कहते हैं वुमेन इंटरप्राइजेस। ये पहले से मौजूद बिजनेसेस को रिकंस्ट्रक्ट करके, रिकॉन्स्टिट्यूट करके नहीं बनाया, बल्कि आपने नया बिजनेस बनाया है और वो खवातीन ने बनाया है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वुमेन इंटरप्राइजेस कहेंगे। इनको बेनिफिट मिलेगा, इनका टैक्स लाइबिलिटी हम 25% रिड्यूस कर देंगे, सिंपल। अगर इनका टैक्स स्कोर पे बनता है, हम इनसे 75 रुपीज लेंगे, हम इनको 25 रुपये जो है वो क्या करेंगे, माफ कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनको अगर वुमेन इंटरप्राइजेज है तो इनको 25% टैक्स क्रेडिट जो है वो मिलना ही मिलना है। अगर ये 100% के लिए एलिजिबल हुए तो इनको वो भी मिलेगा, लेकिन 25% जो है वो क्या होगा, वो इनको मिल ही रहा होगा। गॉट इट। अब ये टैक्स क्रेडिट हमें मिलना कैसे है, सबसे पहले आप रिटर्न जमा कराओगे, फिर होल्डिंग स्टेटमेंट जमा कराओगे, सेल्स टैक्स की रिटर्न जमा कराओगे, फिर ही क्या मिलेगा आपको, टैक्स क्रेडिट जो है वो मिल रहा होगा। और जो कि ये ऑनलाइन स्टार्टअप्स होते हैं, तो मार्केट प्लेस पे इन्होंने क्या करना होता है, इन चीज़ों को बेचना होता है। तो ऑनलाइन मार्केट प्लेस क्या होती है, डेफिनेशन रीड ओनली है। ये कोई भी आईटी प्लेटफॉर्म जो ई कॉमर्स एंटिटी रन कर रही है, और एज अ फैसिलिटेटर है बायर और सेलर, जैसे दराज हो गया, जैसे अली एक्सप्रेस हो गया, इसको हम क्या कहते हैं, ऑनलाइन मार्केट प्लेस जो है वो कह रहे होते हैं। ठीक है, तो इसमें जो कमीशन का रेट होगा 5% होगा, मिनिमम टैक्स हम 0.25% जो है हम इनका चार्ज कर रहे हैं हम। गॉट इट। ये सारा आपका रीड ओनली है ये वाला। उसके बाद है टैक्स क्रेडिट फॉर स्पेसिफाइड इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग। ये आपको मिलता है बीएमआर के ऊपर। व्हाट इज बीएमआर बेसिकली, कि आप देखते हैं कि आपने अगर एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट की है एसेट्स में, जिसमें आप मशीनरी लेके आते हैं, बिल्डिंग लेके आते हैं, इक्विपमेंट्स लेके आते हैं, हार्डवेयर लेके आते हैं, तो वो जो आपने इन्वेस्टमेंट की है ना, जितनी अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया, आप नया प्लांट लेके आते हैं, नई मशीन लेके आते हैं, तो उस अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट का हम क्या करेंगे, 25% जो है वो क्या करेंगे, आपको रिबेट दे देंगे, आपका टैक्स जो है वो रिड्यूस कर देंगे। अब ये सारा कंपनीज के लिए है।
और कंपनी के टैक्सेशन कैफ है हमारा सिलेबस का पार्ट नहीं है, तो इसलिए ये आइडियली थ्योरेटिकली आएगा, और थ्योरेटिकली ये ग्रीनफील्ड स्टेटस क्या होता है ये हमें देखना चाहिए, और इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग क्या होती है ये हमने एफटीआर के चैप्टर में डिस्कस कर ली हुई थी। तो सिर्फ आपने देखना है कि ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज जो होंगी उनको ही ये मिलेगा। अब ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रीज कौन सी होंगी? जो गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग में आई हैं या शिप बिल्डिंग पे आई हैं, और ये 30 जून 2019 से लेके 30 जून 24 के दरमियान बनी है, और नई इदारे बने हैं, नई कंपनीज बनी है। ये नहीं कि पहले से ऑलरेडी जो फॉर्म कंपनी थी उनको तोड़ के बना दी है, नहीं, एक बिल्कुल नया इदारा नई जगह पे बन रहा है, उसको क्या दिया जाएगा ये हम दे रहे होंगे। सिमिलरली वो तमाम इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग जिन्होंने मशीनरी इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर की हैं जो रीन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज में इस्तेमाल होगी, उनको भी हम क्या देंगे, हम उनको ये दे रहे होंगे टैक्स रिबेट। तो इनको हम 5 साल 2 साल करंट ईयर और नेक्स्ट ईयर क्या देंगे, इनको रिबेट्स दे रहे होंगे। तो इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग हमने पढ़ ली हुई है, इसकी हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्या होती है क्या नहीं होती। तो ग्रीन फील्ड मैंने अभी आपको बता दिया, ग्रीन फील्ड रीड ओनली है, इसमें क्रैम वाला कुछ एरिया नहीं है, ये रीड ओनली। ग्रीन फील्ड का मतलब क्या है कि नए इदारा खुला है, नई लैंड के ऊपर नई इंडस्ट्री निकाली है, कोई रिवैम्प नहीं किया, डिमोलिश नहीं किया, रिमॉडलिंग नहीं की, कोई ऑलरेडी कंपनी को आपने रिकॉन्स्टिट्यूट नहीं किया, स्प्लिट नहीं किया, और एक नई कंपनी को एज ए न्यू कंपनी के तौर के ऊपर रजिस्टर्ड करवाया है, जिसको पाकिस्तान इंजीनियरिंग बोर्ड से आपने रजिस्टर्ड भी करवा लिया हुआ है, उसको हम क्या कहेंगे, ग्रीन फील्ड इंडस्ट्री जो है वो कह रहे होंगे। तो इसके लिए ना आपकी बुक पे ये समरी बनी होगी, जैसे समरी आप याद कर लें, गो विद दैट समरी, आपके लिए याद करने में इजी होगा कि भाई क्या है क्या नहीं है कैसे है। ठीक है जी। चलिए जी, अब रिबेट्स में चूँकि हमने थ्योरेटिकल एस्पेक्ट तो सारे डिस्कस कर लिए हैं, अब हम डिस्कस करते हैं उसका न्यूमेरिकल एस्पेक्ट्स कि न्यूमेरिकली हमने किस तरह से कैलकुलेट करने हैं वो देखते हैं। इसके साथ फिर हमारे रिबेट्स जो हैं वो टोटली क्या हो जाएँगे, वो हमारे वाइंड अप हो जाएँगे और आपका न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। अच्छा जी, आप लोग अपने ज़रा सवाल पहला पढ़ते हैं। कहते हैं जी, मिस्टर जी a resident person for tax purpose requested you to calculate his tax liability from the following information. Taxable salary है 16 million की as a full time teacher from an approved non-profit educational institution. Taxable other source है 2 million का। Taxable business income है और फॉरेन कंट्री 15 लाख रुपए की, उसने इनकम टैक्स पे किया 2 लाख का, टैक्स रेडी कोई भी नहीं है। ज़कात was paid at a source of 70,000। he also paid ज़कात 230 टू हिज रिलेटिव, उसने ये भी हमें क्या की है, पे की है। ओके, डोनेशन वाज पेड टू हिम, एक 10 की, टू अ प्राइवेट अप्रूव चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन इन कैश व्हिच ही हैज अ प्रॉपर रिसीव। ही donated his household furniture to a government hospital। फेम अगर वाली जो है इसके 1050 की है, ये हमने कैलकुलेट। तो इसका ज़रा हम आते हैं और हम देखते हैं इसका सोल्यूशन। 16 मिलियन की ये हमने यहाँ पे लिख ली, ये इसकी सैलरी है 16 मिलियन। अदर सोर्स की इनकम है इसकी 2 मिलियन की, वो भी हमने यहाँ पे लिख ली। कितनी बन गई इसकी? पाकिस्तान सोर्स ऑफ इनकम जो है वो है, बिजनेस इनकम है 15 लाख रुपए की, वो फॉरेन कंट्री से। ओके, फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम है इसकी 15 लाख रुपए की, वो भी हमने इसमें ऐड कर दिया, तो इसकी इनकम बनती है 19 मिलियन, 19.5 मिलियन। इसमें से हमने लेस करवाने हैं डिडक्टेबल अलाउंसेस, और यहाँ पे हम लेस करवाएंगे ज़कात। ज़कात एट सोर्स है 70,000 रुपये की, और 230 रिलेटिव, रिलेटिव वाली ज़कात क्लेम नहीं कर सकते। 70 वाली जो है 70,000 रुपये की ज़कात हमें, ये बनेगा 19,430,000, ये है इसकी टैक्सेबल इनकम। डन हो गया। अब आते हैं हम इसके टैक्सेशन के ऊपर, ज़रा इसको डिवाइड करें इसके ऊपर, बताएं ये इस बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड है। तो 16 मिलियन को डिवाइड करें 19.43 पे, बताएं ये बंदा सैलरीड है कि नॉन सैलरीड।
अगर आंसर 75% से अबव है तो ही इज सैलरीड, अगर 75% से कम है तो ये नॉन सैलरीड है। इतना कितना बनता है? बताएं जी। सैलरीड है। तो अब इसके ऊपर हम टैक्सेशन करते हैं, हम इसके रेट्स जो हैं वो कैलकुलेट करते हैं। तो हम आते हैं टैक्सेशन के ऊपर। इनकम है हमारी 1943 000, 1943 000। सैलरी के रेट्स निकालते हैं, आखिरी स्लैब में जाते हैं, वो है 4.1 बिलियन। 4.1 इसमें से हम लेस करवाएंगे, और 4.1 बिलियन पे फिक्स टैक्स कितने? 6,16,000। एक्सीडिंग अमाउंट कितनी आई है देख लें जी। 1943 000, 1943 000 माइनस 41 जब बचेगी 15,330 इसका हमें कितना लेना है? वी हैव टू टेक 35% ऑफ। इसका लेंगे आप 35%, तो ये कितना आएगा? 5,3,6,5,5। जमा कर दें 616 1 2 3। ये बन जाएगा आपकी टैक्स लाइबिलिटी 5,981,500। ये आ गई। अब इसमें से हमने लेस करवाने हैं फॉरेन टैक्स क्रेडिट, डोनेशन, दो आएंगे हमारे पास। तो हम यहाँ पे लेते हैं, सबसे पहले लेस होगा फॉरेन टैक्स क्रेडिट। यहाँ पे हम लेंगे सबसे पहले एक्चुअल टैक्स। एक्चुअल टैक्स जो हमने पे किया है वो है 2 लाख रुपए का। कितना है? 2 लाख रुपए का हम वो ले लेंगे, और हम लेंगे एवरेज टैक्स। एवरेज टैक्स है ए, जो सी ए है 5,981,500। बी जो है हमारे पास 19,430 है। सी जो है हमारे पास फॉरेन इनकम है वो है 15 लाख। कितना बनता है? ये बनेगा 461,773। लोअर क्या है? लोअर 2 लाख है। हम इसमें से 2 लाख की लेस करवाएंगे, तो ये 2 लाख लेस हो जाएगा। 5857 5781,800। ये आ गया। अब इसमें से हम लेस करवाएंगे डोनेशन। डोनेशन ये देखते हैं, डोनेशन कौन कौन सी क्लेम इसमें से हो सकती है, कौन सी नहीं हो। तो तेरी डोनेशन से पे किया 1,10,000 रुपये की प्राइवेट इंस्टीट्यूट कैश में, कैश नहीं हो सकता, कैश नहीं हो सकता। फर्नीचर दिया है हॉस्पिटल को, उसकी वैल्यू है 10,50। ओके। तो इसका फॉर्मूला है ए डिवाइड बाई बी मल्टीप्लाई बाई सी। ए आएगा हमारे पास आफ्टर फॉरेन टैक्स क्रेडिट, दैट इज 5,781,500। बी हमारे पास आएगा 19 टैक्सेबल इनकम 430। सी में हम लेंगे दो चीज़ें। सी में हम क्या लेंगे? सी में हम लेंगे दो चीज़ें, कौन कौन सी? सी में लेंगे लोअर ऑफ 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम और एक्चुअल डोनेशन। अब एक्चुअल डोनेशन इसमें हम क्लेम कर रहे हैं वो 10,50 की, क्योंकि फर्नीचर दिया 10,50 का, वो क्लेम हो जाएगा ना, कैश वाली हो सकती नहीं है। और 30% टैक्सेबल इनकम, भाई 19 मिलियन का 30% गालिबन 60 भी नहीं बन रहा होगा, तो हम वही ले लेते हैं 10,50 जो हमने यहाँ पे डोनेट किया है। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। ये बनेगा 5,781 डिवाइडेड बाय 19,430 1 2 3 मल्टीप्लाई बाय 10। यस,
312 433। अब इसको हम लेस कर देते हैं। 5781 ये बनेगा 5। ये अमाउंट है वो हमने है। हाँ भाई, सवाल क्लियर है ये वाला। इस तरह से हमने इसको सॉल्व करना था। क्लियर है। ये ले भाई, ये ले स्क्रीनशॉट, ये ले भाई। तो भाई 10,50,000 आपकी एक्चुअल अमाउंट ऑफ डोनेशन है। और 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम ले, 19,430 का 30% ले, कितना बनता है? तो कॉमन सेंस की बात है, वो बनेगा तकरीबन 5.8 मिलियन। एक्चुअल कम ही है, इसलिए हमने एक्चुअल भी ले लिए। हाँ भाई, क्लियर है। अब ये सवाल देखते हैं। टैक्सेबल सैलरी है आपकी एज अ फुल टाइम टीचर अलाउंस 8.8 मिलियन की। सेम सवाल। अदर सोर्स, ओके। ज़कात डिडक्ट हुई है, एक 22 हो जाएगी। इनहेरिटेंस से रिमूव हुआ। इनहेरिटेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, ये यहाँ पे कैपिटल गेन में पड़ा हुआ है। डोनेशन की है गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स को, ये भी क्लेम हो जाएगी। डोनेशन की है गवर्नमेंट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन को, ये भी क्लेम हो जाएगी। डोनेशन की है टू प्राइवेट चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन अप्रूव सोचा, ये भी क्लेम हो जाएगी। इसका मतलब है सारे डोनेशन क्लेम हो जाएगी। तो अब आप यहाँ पे डोनेशन क्लेम करेंगे तो क्या करेंगे? आप करेंगे, सॉरी ये नहीं, ये है डोनेशन टू गवर्नमेंट हॉस्पिटल कैश। ये कैश वाली, सॉरी ये क्लेम नहीं हो पाएगी। डोनेशन टू गवर्नमेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन चेक, ये हो जाएगी। डोनेशन टू प्राइवेट इंस्टीट्यूशन थ्रू चेक अप्रूव्ड है, ये हो जाएगी। तो इसका मतलब आप जो डोनेशन कंपेयर करेंगे वो होगी आपके पास 1280000 को कंपेयर करेंगे 30% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ। फिर एपीएफ में कंट्रीब्यूशन इसकी कितनी है? 2850 है, ये इसकी कंट्रीब्यूशन है। इसको कंपेयर करेंगे 20% ऑफ टैक्सेबल इनकम के साथ, तो आपका जवाब जो है वो आ जाएगा। तो ये सवाल डुएबल है। ये खुद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये भी मैं करूँ, बताएं। इनहेरिटेंस एग्जाम्प्ट होती है, इनहेरिटेंस का कोई ट्रीटमेंट नहीं होता। इनहेरिटेंस को इग्नोर करते हैं। इनहेरिटेंस को हमेशा इग्नोर करते हैं। चलो जी, कल मिलते हैं विद नेक्स्ट चैप्टर।